हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी औहट और डिंगल के बारे में पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग इस क्लास में उसी चैप्टर से संबंधित सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट को जान लेंगे और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 90 के आसपास MCQ क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम लोग क्लास को अब आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है उस चैप्टर से संबंधित वो है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि यदि आप एक व्यक्ति हैं और आपके साथ एक और व्यक्ति हैं, आप अपना विचार उनके साथ साझा कर रहे हैं, वो अपना विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो विचारों को जो व्यक्त किया जा रहा है वो किस रूप में किया जा रहा है, तो भाषा के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो भाषा कहते हैं। ठीक है, वहाँ पास ध्वनि होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है, और आगे इसके बाद की भाषा है, तो भाषा क्या है, यह एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है, और आगे है कि भाषा के 3 रूप क्या होते हैं। ठीक है, वही मौखिक, लिखित और सांकेतिक होता है। 3 रूप इसका होता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आगे है लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करता है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि आपके साथ लिखित भाषा में अपने विचार को व्यक्त करना चाहता है तो आपको पत्र भेजेगा। ठीक है, तो लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, तो लिख करके व्यक्त करते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, तो मतलब किस चीज़ से हिंदी में धीरे धीरे विकास हुआ, तो अपभ्रंश से। किससे, अपभ्रंश से। आगे है आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है। ठीक है, तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक हैं सोस्यूर। कौन है, सोस्यूर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाए थे, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय। आगे है कि भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं। देखिए, भाषा संबंधी भूल को क्या बोलते हैं, तो त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। आगे है कि कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है। यदि ऑप्शन यहाँ पास रहता तभी क्वेश्चन ठीक था, ऐसे अब डायरेक्ट यहाँ पास मराठी आंसर है तो मराठी आप याद रखिए। ठीक है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की भाषा कौन सी थी। जब मुस्लिम शासक यहाँ पास राज करते थे तब अरबी और फारसी थी। क्या थी, कौन भाषा थी, तो अरबी और फारसी भाषा थी। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है। हिंदी भाषा का ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, तो 4th रैंक है। कौन सा, 4था स्थान है। विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है। प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है, उच्चारण की सुविधा। क्या है, उच्चारण की सुविधा। आगे है कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। ठीक है, वहाँ पास यदि राज्य दिया रहता तो महाराष्ट्र हो जाता। ठीक है, वैसे आप ऑप्शन से उसको टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास डायरेक्टली ऑप्शन, यहाँ पास आंसर है महाराष्ट्र। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो 5 बोलियां हैं। आगे है कि गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं। तो ये भोजपुरी है, भूतकालिक क्रिया है। ठीक है, जैसे कि गैल है और जो भैल है ये भोजपुरी भाषा से लिया गया है। और गैल का मतलब है ना कि वो जल जा चुके हैं, मैंने वो काम हो गया है, इसीलिए भूतकालिक लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे है आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। अपभ्रंश की पैसाची बोली से है, तो पंजाबी की। किसका, पंजाबी की। आगे देखिए, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है,
तो ब्राचंड से। किससे है? ब्रांचंड से। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो हिंदी में जो अधिकांश शब्द जो आए हैं वो संस्कृत भाषा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? संस्कृत भाषा से। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, किसकी है? भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे है इसके बाद कि ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? तो जो ऑस्ट्रिक परिवार है दोस्तों, उसका जो प्रमुख भाषा है वह है मुंडा। ऑस्ट्रिक परिवार की जो प्रमुख भाषा है वो क्या है? मुंडा है। आगे बढ़िए। आगे है इसके बाद कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। चीनी भाषा परिवार का एकाक्षरी भाषा परिवार से जो तात्पर्य है वो किसका है? तो चीनी भाषा परिवार का है। ठीक है, याद रखिए, चीनी भाषा परिवार। आगे देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में बोला जा रहा है कि आर्य भाषा का काल क्या है? तो देखिए, वो है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात की जाए तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। किससे है? कन्नड़ का संबंध जो है वो है द्रविड़ भाषा परिवार से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो अपभ्रंश था विद्यमान। कौन था विद्यमान था? तो अपभ्रंश। आगे है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ठीक है, तो हिंदी का जो मानक रूप है दोस्तों वो खड़ी बोली से विकसित हुआ है। किससे हुआ है? खड़ी बोली से विकसित हुआ है। आगे है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना किए हैं? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। आगे है, राघंडी बोली कहाँ बोली जाती है? राघंडी बोली कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा में। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। भोजपुरी बोली का उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली का उत्पत्ति हुआ है तो मगधी अपभ्रंश से। किससे? मगधी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुई है शेर सैनी अपभ्रंश से। किससे? शेर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, आगे है, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो शेर सैनी अपभ्रंश से। किससे? शेर सैनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश से। किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शेर सैनी से। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो शेर सैनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शेर सैनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है दोस्तों? तो शेर सैनी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? तो मगधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो मगधी अपभ्रंश से हुआ है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रज भाषा। जो मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर वाला जो इलाका है दोस्तों, वहाँ पर कौन सी जो बोली बोली जाती है? तो ब्रज भाषा। ब्रज हिंदी भाषा की किस भाषा के अंतर्गत है? तो पश्चिमी हिंदी का। जो ब्रज हिंदी है वो हिंदी भाषा का किस भाषा के अंतर्गत है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी के कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
आगे है कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोनों आती है। आगे है झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेली। कौन सी बोली? बुंदेली बोली। आगे है ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्ष्या। क्या बोलते हैं? ईर्ष्या बोलते हैं। देखिए औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जोरदार। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो जोरदार कहते हैं। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बोले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है औहट। क्या नाम है? औहट नाम है। शेर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो राजस्थानी का। शेर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो राजस्थानी का। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं संक्रांति काल। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय को कहा जाता है संक्रांति काल। देखिए जो जो टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब हम लोग कहीं ना कहीं पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे जो कोई डिस्कस नहीं किया होगा, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और बाकी हम लोग जब 90 लगभग अप्रोक्स 90 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो वहाँ पास में हम लोग का और जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है, उनका नाम है अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? अमीर खुसरो नाम है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत मित्र को। किसको कहा जाता है? भारत मित्र को कहा जाता है। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1893 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा का जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो 1893 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो वर्ष 1903 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 1903 में किया गया था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949। कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को मिली थी। आगे देखिए कि भारतवर्ष के लिए हिंदी का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने सुझाए थे। ठीक है, आगे है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम में। किसमें? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अष्टम उसको बोलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। आगे है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी
राजस्थानी के किस क्षेत्र के प्रमुख बोलियां हैं? तो पश्चिमी राजस्थान के सब प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, जो याद रखिए, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख भाषा है? तो पश्चिमी राजस्थानी का। पूर्व राजस्थान की प्रमुख बोलियां क्या है? तो हाड़ी और हाड़ौती। पूर्व राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं हाड़ी और हाड़ौती। आगे है, पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप है? तो पिंगल। जो पूर्वी राजस्थान है उसका साहित्यिक रूप क्या है? तो पिंगल है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है मेवाती। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य जो सेतु का कार्य करती है वो है मेवाती। लालदासी एवं चारणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो मेवाती भाषा में। जो लालदासी है और जो चारणदासी है, ये संप्रदायों का जो साहित्य है वो किस भाषा में रचा गया है? मेवाती भाषा में रचा गया है। आगे देखिए, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना किस भाषा में है? हाड़ौती में है। जो कवि सूर्यमल मिश्रण है उनकी रचना किस भाषा में है? तो हाड़ौती भाषा में है। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? डिंगल नाम से। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो डिंगल के नाम से जाना जाता है। आगे है कि मेवाती, हाड़ौती व ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है खैराड़ी। क्या है? खैराड़ी। डिंगल क्या है? तो डिंगल एक साहित्यिक शैली है। डिंगल क्या है? तो डिंगल एक साहित्यिक शैली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो हम लोग अभी तक पिछले जो क्वेश्चन अभी तक करते आ रहे थे उससे रहेगा, या जो हम लोग चैप्टर 1 में जो पढ़ चुके हैं उससे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को आराम से देख करके और एक पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर आप लिख करके रेडी रखिएगा और मिलाते चलिएगा कि आपका लगभग जो 89 क्वेश्चन है उसमें आपको कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 1 के साथ हम लोग आरंभ करते हैं। चलिए देखिए, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिपि, ऑप्शन नंबर बी बोली, ऑप्शन नंबर सी भाषा, ऑप्शन नंबर डी मात्रा। ठीक है, तो मनुष्य जो है जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा परस्पर अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि भाषा के कितने रूप होते हैं? तो देखिए, भाषा के कितने रूप हम लोग पढ़े हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। तो बताइए कि भाषा के कितने रूप होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था। देखिए, तीसरा है कि भाषा है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, दूसरा है अर्जित संपत्ति, सी है सहजात योग्यता और डी है ईश्वर प्रदत्त। तो जो भाषा है वो क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है दोस्तों? तो भाषा अर्जित संपत्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पास। देखिए, भाषा के 3 रूप क्या होते हैं? भाषा के जो 3 रूप होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मुख भाषा। दूसरा है मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा या सांकेतिक भाषा। तीसरा है दृश्य भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। चौथा है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो देखिए जो भाषा के 3 रूप हैं वह है मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में देखिए मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये भी जो है दोस्तों ये भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? निम्नलिखित भाषा में विचारों को हम लोग लिखित भाषा में हम लोग विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखित भाषा में बोलकर, सुनकर, लिखकर कि संकेत से? तो लिखित भाषा में हम लोग ऑफकोर्स लिख कर के अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लिख कर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है?
ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी है पाली और ऑप्शन नंबर डी है अपभ्रंश। तो हिंदी को जो है जोन भाषा विकास दिया है वो भाषा है अपभ्रंश। कौन है? अपभ्रंश है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ग्लीसन है, ब्लूमफील्ड है, सोस्यूर है कि जेप्सर्न है? तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है सोस्यूर। कौन है? सोस्यूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ठीक है, तो भारतवर्ष, ठीक है, देखिए भारत के लिए और भारतवर्ष के लिए अलग अलग है। तो इसमें है राजा राममोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राममोहन राय। आगे देखिए, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? तो भाषा संबंधी भूल को बोलते हैं त्रुटि। क्या बोलते हैं? त्रुटि। जैसे कि आप किसी सभा को संबोधित करते हैं तो बोलते हैं कि यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो अबोध बालक समझ करके क्षमा कीजिएगा, तो त्रुटि उसको बोलते हैं। कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी कि राजस्थानी की मराठी? तो देखिए हिंदी की जो भाषा नहीं है वो है मराठी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है। 11 नंबर का प्रश्न है कि भाषा अस्थाई होती है। भाषा अस्थाई होती है। हिंदी मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो जो भाषा अस्थाई होती है वह है मौखिक भाषा। कौन भाषा है? मौखिक भाषा है। आगे है कि मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की कौन सी भाषा थी? ए है उर्दू, बी है हिंदी, सी है अरबी फारसी और डी है संस्कृत। ठीक है, तो कौन सी भाषा थी दोस्तों? तो अरबी और फारसी। कौन भाषा थी? अरबी और फारसी भाषा थी। आगे देखिए, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए दूसरा, ऑप्शन नंबर बी चौथा, ऑप्शन नंबर सी छठा, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका हिंदी भाषा का ऑल ओवर वर्ल्ड में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? कम समय में अधिक बोलना या शीघ्र बोलना या उच्चारण की सुविधा या बोलने की मितव्ययता? देखिए प्रयत्न लाघव का अर्थ होता है उच्चारण की सुविधा। क्या है? उच्चारण की सुविधा। आगे है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार। तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो महाराष्ट्र जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 5, 8, 10। तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात उपबोलियां हैं? तो 5। कितनी है? 5। आगे है कि गैल भैल आदि किस बोली के किस तरह का क्रियाएं हैं? तो देखिए जैसे कि गैल भैल ये सब जो है ना, ये सब भोजपुरी से लिया गया है और ये सब भूतकालिक है, मैंने वो काम कर लिए हैं। ठीक है, टाइम पीरियड बीत गया है, समाप्त हो चुका है। 18 नंबर देखिए, आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची भाषा से है? ठीक है, किसका संबंध जो है वो अपभ्रंश की पैशाची भाषा से है? ऑप्शन नंबर ए गुजराती, ऑप्शन नंबर बी पंजाबी, ऑप्शन नंबर सी बंगाली, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। तो क्या हो जाएगा? पंजाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाबी। चलिए आगे है कि सिंधी भाषा का संबंध किससे है? मगही से, पैशाची से, ब्रांचड से कि शेर सैनी से? तो सिंधी भाषा का जो संबंध है दोस्तों वो ब्रांचड से है। किससे है? ब्रांचड से है, याद रखिए ब्रांचड। आगे देखिए, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? अंग्रेजी से, संस्कृत से, फारसी से या उर्दू से? तो जो हिंदी में अधिकांश शब्द आए हैं दोस्तों वो अधिकतर संस्कृत से आए हैं। किससे आए हैं बाबू? तो संस्कृत से आए हैं। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 21। देखिए, हिंदी किस परिवार की भाषा है?
तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। याद रखिएगा, भारोपीय परिवार की भाषा है। आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? मुंडा, खासी, तमिल की तिब्बती। तो आस्ट्रिक भाषा परिवार की जो प्रमुख भाषा है वह है मुंडा। ठीक है, आप झारखंड जीके में इसको पढ़े होंगे, जनजातीय भाषा वाला में। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है काकेशियन परिवार, चीनी भाषा परिवार की, रोमोटिक हेमेटिक परिवार की, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। एकाक्षरी भाषा परिवार से कौन संबंधित है? तो चीनी भाषा परिवार। कौन संबंधित है? चीनी भाषा परिवार। आगे देखिए, निम्न में कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? निम्न में कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, अपभ्रंश, पंजाबी, संस्कृत। कौन सी जो है वो प्राचीन भाषा नहीं है? ठीक है, तो पंजाबी जो है वो प्राचीन भाषा नहीं है। पंजाबी जो है वो प्राचीन भाषा नहीं है। निम्न में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमिया, कन्नड़, बांग्ला, उड़िया। तो द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषा है वह दिए गए ऑप्शनों में से कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड के बारे में प्रश्न है। तो हम लोग पढ़े थे कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? देव भाषा परिवार से, आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, भारोपीय भाषा परिवार से। तो जो कन्नड़ का संबंध है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। किससे है? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। आगे है 28 नंबर का कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? वंस अगेन देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय के पहले आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत की अपभ्रंश। तो कौन सा भाषा था विद्यमान? अपभ्रंश भाषा। कौन? अपभ्रंश। आगे है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है? ब्रज में, अवधी में, मालवी में कि खड़ी बोली में? तो किसमें? खड़ी बोली में। किसमें? खड़ी बोली में विकसित हुआ है। आगे देखिए, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना किए हैं? अवधी में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में कि ब्रज भाषा में? तो किस भाषा में सूरदास ने सूरसागर लिखे हैं? तो ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है? मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है। बांगर, बुंदेली, निमाड़ी की मालवी। ठीक है, तो जो बांगर है वो मध्य प्रदेश की भाषा यानी कि बोलियों में से नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि राघंडी बोली कहाँ बोली जाती है? केरल में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में? तो राघंडी बोली जो है वो हरियाणा में बोला जाता है। कहाँ? हरियाणा में बोला जाता है। आगे देखिए, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो भोजपुरी बोली जो है वो मागधी अपभ्रंश से उत्पत्ति है। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका सब जो है वो माघी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आगे देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, शेर सैनी अपभ्रंश से कि प्राकृत से? ठीक है, तो पूछा है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो शेर सैनी अपभ्रंश से। किससे? शेर सैनी अपभ्रंश से। आगे देखिए, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अर्धमगधी से, मगधी से, खस से कि शेर सैनी से? तो शेर सैनी से। किससे? शेर सैनी से। आगे देखिए, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज से, दक्षिणी हिंदी से, अपभ्रंश से कि अवधी से? ठीक है, तो हुआ है अपभ्रंश से। खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। आगे देखिए, आगे है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी से, अर्धमागधी से, पैसाची से कि शेर सैनी से?
तो किससे हुआ है ब्रज भाषा का विकास? शेर सैनी अपभ्रंश से। किससे? शेर सैनी अपभ्रंश से। आगे देखिए, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो शेर सैनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली जो है वो किस भाषा से, किस बोली से विकसित हुई है? तो शेर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आगे देखिए, आगे है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से हुआ है? तो किससे हुआ है? तो मागधी से। किससे? मागधी से हुआ है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी भाषा जो है वो बोली जाती है? ठीक है, फटाफट से बताना है कि कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ब्रज भाषा बोली जाती है। कौन भाषा? ब्रज भाषा बोली जाती है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद 41, ब्रज हिंदी भाषा की किस भाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी भाषा की किस भाषा के अंतर्गत है? तो ये है दोस्तों आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। आगे देखिए, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5, 4, 2, 3। तो कितनी है? 5। कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। आगे देखिए कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शेर सैनी अपभ्रंश से कि पैशाची अपभ्रंश से? तो शेर सैनी अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। किससे हुआ है? शेर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। आगे देखिए, ध्रुपद गायन का, ध्रुपद गायन यहाँ पर हो जाएगा, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ब्रज भाषा से है। किससे है? ध्रुपद गायन का संबंध जो है वो ब्रज भाषा से है। चलिए आगे देखते हैं, खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी की पश्चिमी हिंदी? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो कौन हिंदी है? पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वह कौन नहीं है? मथुरा, धौलपुर, सरगुजा, आगरा। तो सरगुजा जो है वो नहीं है। ठीक है, सरगुजा नहीं है। आगे देखिए, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली, कनौजी, ब्रज भाषा, मालवी। तो बुंदेली। कौन भाषा? बुंदेली भाषा। ईर्खा को खड़ी हिंदी में माने खड़े बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा को क्या कहते हैं? ईर्ष्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ईर्ष्या। आगे देखिए, औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो औचट को खड़ी बोली में बोलते हैं जोरदार। क्या बोलते हैं? जोरदार बोलते हैं। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? किस शब्द का प्रयोग मिलता है भारत की भाषाओं के लिए? रेखता। किसका? रेखता। आगे देखिए, आगे है कि मालिक बारी किसकी रचना है? मालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। किसकी है? अमीर खुसरो की रचना है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम बताना है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम बताना है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। ये सही हो जाएगा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? गिरीशर ने, श्याम सुंदर दस ने, चंद्रधार शर्मा गुलेरी ने कि भारतेंदु ने? ठीक है, तो किसने कहा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी? चंद्रधर शर्मा गुलारी। आगे देखिए 55, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सिंह सेंगर ने कि राहुल सांकृत्यायन ने? तो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताना है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताना है। पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। तो सही क्या हो जाएगा? अवहट जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया दोस्तों 57। देखिए,
शेर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला, पंजाबी। तो किसका हुआ है? राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है शेर सैनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? शेर सैनी अपभ्रंश से। 58 देखिए, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस समय को हम लोग बोलते हैं संक्रांति काल। क्या बोलते हैं? संक्रांति टाइम पीरियड बोलते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाला कवि का नाम बताना है। जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु। तो कौन? अमीर खुसरो सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी में किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखिए, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? महाराष्ट्र, मगध, ब्राचड़ या पैसाची। तो किससे हुआ है? पैसाची से। किससे हुआ है? पैसाची से। ऑप्शन नंबर डी। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी से, अर्धमागधी से, पैसाची से या शेर सैनी से। तो किससे हुआ है दोस्तों? ये हुआ है आपका मगधी से। किससे? मगधी से। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस का विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का, मराठी का, गुजराती का। अर्धमागधी अपभ्रंश से गुजराती का हुआ है। किसका? गुजराती का। आगे देखिए, शेर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी, गढ़वाली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और लन्हदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। तो कौन भाषा का हुआ है दोस्तों? हुआ है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का। ठीक है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का। आगे देखिए, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राचड़ अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शेर सैनी अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का किससे हुआ है? तो सिंधी भाषा का हुआ है ब्राचड़ अपभ्रंश से। किससे? ब्राचड़ अपभ्रंश से। अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? शेर सैनी से, पैसाची से, मागधी से या अर्धमागधी से। ठीक है, तो किससे हुआ है? अर्धमागधी से अवधी का उद्भव हुआ है। ठीक है, चलिए आगे है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कवि वंचन सुधा को, हिम प्रदीप को, समाचार सुधा वर्षन को या भारत मित्र को। तो किसको कहा जाता है? भारत मित्र को। किसको? भारत मित्र को। आगे देखिए, आगे है कि नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष बताना है। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष बताना है। तो 1893 ईस्वी। कब? 1893 ईस्वी। नागरी प्रचारणी सभा की संस्थापकों में कौन थे? ठीक है, तो संस्थापक में कौन थे? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। कौन थे? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। आगे देखिए, आगे है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? श्याम सुंदर दास जी नहीं थे, रामा नारायण मिश्र नहीं थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह नहीं थे, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। इनमें से कौन नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं थे। आगे देखिए, आगे है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1801 में, 1810 में, 1800 में, 1802 में। तो 1800 में। कब हुई? तो दोस्तों ये हुआ है आपका 1800 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? वर्ष 1920 में, वर्ष 1903 में, वर्ष 1906 में या वर्ष 1909 में। तो कब किया गया था? वर्ष 1903 में किया गया था। आगे देखिए, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर ने, सरदार भाई पटेल ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए,
भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो वो मिली थी दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ठीक है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। आगे देखिए कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी? किसमें कहा गया है? तो 343 में। किसमें? 343 अनुच्छेद में। आगे देखिए, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया? किसको शामिल नहीं किया गया है? तो ब्रज को शामिल नहीं किया गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कलकत्ता में। आगे देखिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो थे वो किसने किए थे? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किए थे। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी राजस्थानी के किस क्षेत्र में की प्रमुख बोलियां हैं? किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? तो पश्चिमी राजस्थान का। किसका? पश्चिमी राजस्थान का। पूर्वी राजस्थान का प्रमुख बोलियां बताना है। पूर्वी राजस्थान का प्रमुख बोलियां कौन है? वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है पिंगल। क्या है? पिंगल। आगे देखिए, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन करती है? तो कौन करती है? मेवाती। कौन करती है? मेवाती करती है। आगे है कि लाल दासी एवं चारण दासी संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? किस भाषा में रचा गया है? तो मेवाती भाषा में हम लोग पढ़े थे। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना किस भाषा में है? हड़ौती में, मेवाती में, तोरावटी में या अहिरवाटी में? तो किस भाषा में किया गया है? हड़ौती में। किसमें? हड़ौती में। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि चार शैली को निम्न नाम से जाना जाता है। चार शैली को निम्न नाम से जाना जाता है। पिंगल को, डिंगल को, चारण शैली को, भाट को। तो डिंगल को जाना जाता है चारण शैली के रूप में। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।